कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस। हाँ जी सुनैना, आप शुरू करिए। Function. If x and y be two real variables related to some rules, such that corresponding to every value of x within a defined domain or set of value, we get a defined value of y. Then y is said to be a function of x defined in its domain. Here the variable x to which we may attribute मैम ये क्या है? Which may arbitrarily Arbitrarily assign different values in the given domain is known as independent variable or argument, and y is called dependent variable or function. Notation. Generally, we shall represent function of x by the symbol fx, fx, yx, etc. ठीक है। देखिए, अगर आपके पास दो रियल नंबर हैं x एंड y, और वो किसी रूल से रिलेटेड है, किसी रूल से कम एक दूसरे से रिलेटेड है, such that corresponding to every value of x within defined domain or set of values। सेट मतलब जो हमने सेट किया था ना, ऊपर सेट थ्योरी, उसमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपकी एक्स की, वो हमने ले ली। ठीक है, वो डोमेन है एक्स, कोई भी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। वाई इज सेड टू बी फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब है गिवन वैल्यूज जो भी दी हुई है, हर एक के लिए नहीं। तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है आपके पास, एक्स है to which may arbitrarily assign different values in the given domain is known as independent। अब देखिए, बेसिकली जब आपने लीनियर इक्वेशन की थी, वो भी किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज। तो उसमें एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ भी सेम ही है, आपका फंक्शन है एक्स का, मतलब y इज इक्वल टू, सेम आपकी इक्वेशन ही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। इट मींस फंक्शन ऑफ एक्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए fx, yx कुछ भी आप लिख सकते हो। इट इज लाइक जैसे आपने लीनियर इक्वेशन की थी, उसको भी आप फंक्शन बोल सकते हो। y इज ए फंक्शन ऑफ x और ये x इज ए फंक्शन ऑफ, तो इसमें आप लिखेंगे, आप देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, ए मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो इफ s इंडिकेट्स द डिस्टेंस एंड t इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स, तो देखिए इसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो here s and t are both variables, s is dependent upon and t is independent। t independent है क्योंकि हमें पता है हमने कितना टाइम लगाना है, हमारी मर्जी है, स्पीड वही रहेगी, डिस्टेंस वही रहेगा। नाउ s is the function of t। ठीक है, वेयर t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, उसका डोमेन है ये। डोमेन मतलब उसका एरिया। ठीक है, अब हम कितना भी टाइम लगाएं ये तो हमारी मर्जी है ना बेटा। ठीक है, यस मैम। आपने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलना है, कितना आप चल सकते हो ये तो आपकी कैपेसिटी है, कोई लिमिट नहीं है उस चीज की कि कितना डिस्टेंस आप कवर कर सकते हो इस रेट पे। समझ आ गई आपको? यस मैम। कितना आपका टाइम आप लगा सकते हो, टाइम आप लेकर एग्जांपल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। fx भी लिख सकते हैं हम, y भी लिख सकते हैं। अब जब x नीचे आ जाता है तो इसके अंदर ये कंडीशन हो जाती है कि x 0 नहीं हो सकता।
क्योंकि अगर नीचे 0 आ गया तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, वो कोई फंक्शन नहीं बन सकता, वो इनफाइनाइट हो जाता है। y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं हो सकता, इज नॉट नोन और अनडिफाइंड। ना तो x 0 हो सकता है, ना y की वैल्यू x हो सकती है, और ना x की वैल्यू 0 हो सकती है। अनडिफाइंड, हेयर द डोमेन ऑफ x इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब आपका जहाँ 0 नहीं आता है, 0 को लेते हैं तो वो इंटीजर बन जाते हैं, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर 1 से शुरू होते हैं, रियल नंबर 0 से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सेप्ट 0 भी उसने लिख दिया। सेट थ्योरी की तरह हमने डिफाइन करनी है उसकी डोमेन। सेट याद है ना हमने किया था, तो हम Yes, इसमें क्या ma'am. लिखेंगे, x इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 को हमने लेना नहीं है। रेफर वर्कआउट प्रॉब्लम 2 फॉर लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसमें हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे। तो ये आपके फंक्शंस हैं बेसिकली। अब कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अब कांस्टेंट फंक्शंस, अब आगे फंक्शंस किस टाइप के होते हैं हमें वो डिफरेंट डिफरेंट उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कांस्टेंट फंक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जहां पर कोई एक्स नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, रियल नंबर है। तो y इज इक्वल टू 7, एफ एक्स इज इक्वल टू 7 और ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी लिख दो, आप 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कोई भी वैल्यू लिखो, y आपका 7 ही रहेगा, कांस्टेंट है, आप उसे हिला नहीं सकते। Here y is just one value 7 for all values of x। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। क्या हो गया हमारा, Constant function. Cons. ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी Yes, बच्चे, ma'am. Yes, ma'am. आ रहा है समझ, ठीक है। Yes, ma'am. अब आगे देखिए, सिंगल वैल्यूड मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। सिंगल वैल्यूड फंक्शंस भी होते हैं, मल्टी वैल्यू फंक्शंस भी होते हैं। For the function sometimes it may so happen that y is equal to fx, there exists a single value of y for every value of x। x की कोई भी वैल्यू लिख दो, y की सिंगल वैल्यू रहेगी। This type of function are known as single value functions। उसकी अब यहाँ पर ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, दो तरह के इसने फंक्शन बता दिया आपको, कांस्टेंट फंक्शन एंड सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू का मतलब होता है कांस्टेंट में एक्स की वैल्यू एक ही होती है, 7 ही होती है, ठीक है। और सिंगल वैल्यू फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शन में सिंगल वैल्यू में भी वो कहता है आप y की कोई भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू ऑफ y सेम ही रहेगी, x का कुछ भी लिख दो। तो हम कांस्टेंट को सिंगल वैल्यू इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें x नहीं है, लेकिन अदरवाइज हमारा x आ जाता है और फिर भी y की सेम वैल्यू रहती है, तो वो सिंगल वैल्यू होगी। और मल्टी वैल्यू में आपका दिस टाइप ऑफ, इसने एग्जांपल नहीं दिया है सिंगल वैल्यू का। अब हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, इसने क्वेश्चन दे दिया 2x प्लस 3। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y 5 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 7 आ जाएगा। If again we get more than one value of y for the value of x, then y is said to be multiple value function। तो ये तो मल्टीपल वैल्यू हो गया ना, क्योंकि x की वैल्यू हम जैसे जैसे चेंज करते जा रहे हैं y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर, समझ आ गई Yes, आपको ये ma'am. बात, ठीक है। Yes, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वो कहता है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, हियर x इज मोर देन 0, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर मस्ट बी मोर देन 0। वी फाइंड टू वैल्यूज ऑफ x। अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा x का, y की वैल्यू निकालनी है तो, ठीक है, समझ yes, आ ma'am. गई। और जब हम किसी का स्क्वायर रूट करते हैं ना, तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, प्लस और माइनस। वो क्यों होती हैं, अब आप मुझे एक बात बताइए कि +2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 4. का स्क्वायर क्या 4. होता है, 4। और अगर मैं ये बोलूं कि -2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, 4। 4. 4. और ये होगा ना। तो इसका मतलब अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूं तो हो सकता है वो +2 वाला हो सकता है वो -2 वाला हो। तो फिर इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो दो साइन लगाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। समझ आ गई, यस मैम।
ये Yes, बात ध्यान ma'am. रखनी है हमेशा, इसलिए इसने यहाँ दोनों साइन लगाए हैं। जब हम स्क्वायर रूट करेंगे एक्स का तो वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, Yes, हाँ जी ma'am. बेटा। अब आगे देखिए, वो ये कहता है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हमने कांस्टेंट फंक्शन कर लिया, सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू फंक्शन कर लिया। अब हमने करना है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ध्यान रखना, ये इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? ए फंक्शन इज said to be explicit when it is expressed directly in terms of independent variable, otherwise it is implicit। expressed directly, देखो y is equal to x square minus x plus 1, इसमें सीधा हमने y को x की फॉर्म में लिख दिया। इट इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ज्यादातर हमारे फंक्शन एक्सप्लिसिट ही होते हैं। इम्प्लिसिट क्या होता है? अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब x को दूसरी साइड ले जाके। तो मिक्स हो गया ना दोनों का, समझ आ गई ये चीज? x और y मिक्सचर है ना ये इसमें। Yes, ma'am. तो ये आपका क्या बन गया? इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या बन गया? बोलिए बेटा। Implicit. हाँ, Function. तो आपको दोनों में फर्क पता चल गया, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। Yes, ये बेटा ma'am. Yes, एमसीक्यू ma'am. में पूछे जाएंगे, फिर मत कहना मैडम ने बताया नहीं है। मैं बार बार स्ट्रेस देके बता रही हूँ आप लोगों को ये चीज। कांस्टेंट फंक्शन आ गया, सिंगल वैल्यू फंक्शन आ गया, मल्टी वैल्यू फंक्शन आ गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गया, इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी बेटा। अब आगे देखो, नेक्स्ट आता है पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। if the dependent variable x be expressed in term of third variable, ठीक है, से t, मान लो मैं लेती हूँ y is a function of, वैसे x है पर यहाँ लिख दिया y is a function of t and x is a function of t, मतलब x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो हमें तो fx निकालना है ना। समझ आ गया आपको ये बात? तो अब x को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थर्ड वेरिएबल को इंक्लूड कर रहे हैं बीच में, कि मैंने आप में से दो बच्चों से बात करनी है, मान लो अमृत कौर से बात करनी है और हरप्रीत से बात करनी है। दोनों ने आपस में बात करनी है, लेकिन उनकी किसी वजह से बोलचाल बंद हो जाती है। वैसे डोंट टेक इट अदरवाइज, एग्जांपल दे रही हूँ। अब वो अपनी बात को कन्वे करने के लिए अमनदीप को ले लेते हैं बीच में, कि हाँ जी आप, ये भी बोलेगी अमनदीप उसको ये कह देना, वो बोलेगी ये कह देना। तो आपने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया ना बीच में। समझ आई आपको ये बात? हम्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? क्या बोलेंगे? Parametric representation. अब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आ जाने हैं कि ये किस तरह का फंक्शन है, फिर मत कहना बताया नहीं, एक एक वर्ड बता रही हूँ मैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जिसमें हम थर्ड थर्ड वेरिएबल को इंक्लूड कर लेते हैं किसी को भी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू टी स्क्र प्लस 1 आ गया और x इज इक्वल टू 2t आ गया। तो दो फंक्शन बन गए ना हमारे x का और y का। लेकिन हमें तो x को y के साथ ही रिलेशन लेना है, तो इसलिए थर्ड पार्टी को हमने t को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, तो इसको पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गई ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बच्चे हो, आगे है ओड एंड इवन फंक्शंस क्या होते हैं। ए फंक्शन fx is an odd function if a odd function of x if f minus x is equal to minus fx and even if x minus x is equal to fx। देखो, अगर हम फंक्शन fx, ठीक है, यहाँ लिखने की x की वैल्यू माइनस में होगी, तो इधर भी माइनस में उसका रिजल्ट आएगा माइनस fx, तो वो इवन फंक्शन है। वेयर एज जब हम माइनस में लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट प्लस में आता है, तो वो ओड फंक्शन, इवन फंक्शन कहलाता है। देखो ये कैसे होगा ओड एंड इवन, यहाँ से देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अब माइनस एक्स, तो वो
वो भी वैल्यू, मान लो मैं यहाँ लिख लेती हूँ f इंटू ब्रैकेट में लिख लिया मैंने -5, तो इधर y एक्स +10, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नहीं एक्स स्क्वायर से भी वैल्यू नहीं आएगी, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ। मैंने ले लिया x की वैल्यू -5, ठीक है, क्लियर, और फंक्शन बता दिया y इज इक्वल टू x² - 10x, ठीक है, समझ आ गई क्या बता दिया? हाँ जी बेटा, बोलो क्या बोल रहा मैंने? हाँ जी मैम रमन थोड़ा बोलिए। बेटा मैंने एक फंक्शन दिया आपको x² - 10x, क्लियर है, क्या फंक्शन दिया आपको? x² - 10x। तो इसमें मैंने x की वैल्यू माइनस लगा दी, तो क्या आंसर निकलेगा? -5 की वैल्यू -5 कर दी x की वैल्यू, तो -5 का स्क्वायर 25 आ गया, यस मैम। और इधर से माइनस की जगह सॉरी +10x आएगा, +10 इंटू -5 -50 आ गया, यस मैम। तो 25 - 50 -25 बनेगा। यस मैम। तो इसमें क्या हो गया कि y को जब मैंने y की वैल्यू निकाली और x को -5 लिखा, तो मेरा आंसर भी माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना मेरा आंसर, तो वो मैम मेरा एक ओड फंक्शन। देखो बेटा, अगर मैं x की वैल्यू माइनस में लेती हूँ और उसको सॉल्व करती हूँ और मेरा आंसर भी माइनस में आता है, तो वो मेरा ओड फंक्शन होता है। क्या होता है? ओड फंक्शन। अगर मैं x की वैल्यू माइनस में लेती हूँ लेकिन मेरा वैल्यू आंसर प्लस में आता है, जैसे मैंने x की वैल्यू -x ले ली -5, तो इधर है x², तो -5 का स्क्वायर करूंगी तो 25 ही आएगा ना, प्लस ही आएगा, चाहे मैं 5 लूं, चाहे मैं -10 लूं, चाहे मैं -6 लूं, जब उसका स्क्वायर करूंगी तो आंसर तो प्लस में ही आएगा ना, यस मैम। कि नहीं, है ना? तो वो मेरा इवन फंक्शन हो गया, जब मेरी वैल्यू माइनस में ले रही हूँ लेकिन आंसर प्लस में आ रहा है, तो इवन फंक्शन हो गया। जब मैं वैल्यू माइनस में ले रही हूँ और आंसर भी माइनस में आ रहा है, तो ओड हो गया। क्लियर? यस मैम। पता चल गया ओड और इवन फंक्शन? यस क्योंकि मैम। देखो, अगर मैं x की वैल्यू माइनस में लेती हूँ और फंक्शन मेरा x² है, तो मैं कोई भी वैल्यू लिख दूं x की, चाहे माइनस में 5 10 कुछ भी लिखूं, आंसर तो हमेशा मेरा प्लस में ही आएगा ना, तो वो मेरा इवन फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ठीक है, क्लियर? यस ओड एंड मैम। इवन पता चल गया। आगे है यस मैम। आपका इनवर्स इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अगर मैं y की वैल्यू f(x) है और जब मैं उसको अनदर फंक्शन, एक और फंक्शन बना देती हूँ, रिवर्स कर रही हूँ, उसमें मैं x की जगह y और y की जगह x लिख रही हूँ, तो x इज ए फंक्शन ऑफ y, देन ईच फंक्शन इज नोन एज इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। ये बात क्लियर हो गई कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x और दूसरा लिखती हूँ x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है, यस यस। मैम। ओके। लेकिन ये हर एक में नहीं होता, अगर हम ऐसा कर सकते हैं तब है, जैसे y इज इक्वल टू 4x - 3, अगर मैं ये वाला इक्वेशन आपको देती हूँ तो इसको हम लिखेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x, और अगर मैं इसको अपोजिट करती हूँ, पहले 3 को इधर ले गई y +3 फिर 4 को, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 1/4y +3, तो ये मेरा इनवर्स फंक्शन हो गए, दोनों एक ईच अदर के, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो गए। यस मैम। यस मैम। तो both are functions of single independent variable.
जैसे ये है आपका पोलिनोमियल फंक्शन। क्या होता है? ए फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x स्क्वायर फिर x क्यूब सोन x रेज टू पावर n तक आपका चलता जाता है। तो ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन बन गया। क्या बन गया? पोलिनोमियल Polynomial. फंक्शन। क्योंकि जिसकी वैल्यू 2 से ज्यादा आ गई ना, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर आपका n जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, n की वैल्यू जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए। n शुड बी, ये छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती हैं पेपर में कि पॉलिनोमियल फंक्शन में x क्या n क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो पहले तो आपको पॉलिनोमियल फंक्शन पता होना चाहिए क्या होता है, फिर उसमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। और जो a0 a1 a2 a3 ये सब है, ये आपके कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। Constant. हाँ, इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन इन x वेयर n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 0। अगर मैं n की वैल्यू 0 कर दूं तो ये सब 0 हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ a0 बन जाएगा। अगर n की वैल्यू 0 होगी पोलिनोमियल में तो आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि x तो सब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ a0 रह जाएगा और a0 हमारा कांस्टेंट है। क्लियर? यस ठीक है। Yes, मैम। ma'am. अगर n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो फिर a0 प्लस a1x, फिर ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये लीनियर इक्वेशंस की तरह ही है। जब हम x की वैल्यू 0 उसमें नहीं x कुछ होता था तो ये कांस्टेंट बन जाता था, फिर लीनियर इक्वेशन थी आपकी। लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 तक की आता है ना, कांस्टेंट प्लस 1 आ गया। अगर n 2 लिखूंगी तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 3 लिखूंगी तो ये क्यूबिक बन जाएगी, इसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, यस समझ आई मैम। आपको ये बात? यस मैम। अब आगे आता है यस मैम। रैशनल फंक्शन। फंक्शंस आपको याद रखने हैं, किस तरह का फंक्शन कौन सा होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? ए फंक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। टू पॉलिनोमियल्स की रेशियो जब होती है, यानी कि ऊपर भी पॉलिनोमियल आ गया नीचे भी पॉलिनोमियल आ गया, तो ये आपकी रेशियो में आ गया, तो इसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन। तो एक फंक्शन आपका ऊपर आ गया px, एक फंक्शन आपका नीचे आ गया qx, दोनों अप एंड डाउन दोनों आ गए आपके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको हम रैशनल फंक्शन ऑफ x बोलेंगे। सच फंक्शन एग्जिस्ट फॉर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। और ये तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अगर किसी वैल्यू के लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर ये रैशनल खत्म हो जाएगा, फिर तो नीचे 0 आ गया तो फंक्शन खत्म हो गया, फिर तो इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। क्लियर? यस मैम। अब जैसे आपको 9th एग्जांपल दिया है इसने, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 एग्जिस्ट फॉर आर वैल्यू ऑफ x इफ, ये तभी एग्जिस्ट करेगा अगर एक्स स्क्र माइनस 3x 4x प्लस 3 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। नाउ ये 0 हो गया तो फिर इसके इज इक्वल टू 0 या फिर इसके फैक्टर 0 हो गए तो फिर x की वैल्यू 1 और 3 हो जाएगी, बिकम 0। हेंस द गिवन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके लिए कौन कौन सी वैल्यू x की नहीं हो सकती? 1 एंड 3 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने नीचे इसने क्या किया है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर बना दिए x माइनस 1 x माइनस 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और 3, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो भी नीचे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, बाकी कोई भी हो सकती है, क्योंकि 1 और 3 से आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। ये बात समझ आ गई आपको? यस मैम। Yes. क्लियर हो गया?
तो ये हमारा रैशनल फंक्शन। आगे आता है इररेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या है? ऑन कॉन्ट्रेरी, इफ द फंक्शन कांट बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, इट इज कॉल्ड एन इरेशनल फंक्शन। अगर हम किसी भी फंक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारा इरेशनल फंक्शन आ जाता है। समझ आ गई? जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो हमारा इरेशनल हो जाता है। क्लियर? ठीक है। Yes, ma'am. Yes. आगे आता है आपका फंक्शन ऑफ द फॉर्म रूट एक्स, वेयर एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक्स, तो फिर ये आपका फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स, ये आपका इरेशनल फंक्शन हो जाएगा रूट एक्स। याद है आपने अर्थमेटिक में किया होगा, प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपने 10th में किया होगा, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है ये। किया था, याद है? हम्म। बेटा याद है आपको कि नहीं याद? Yes, ma'am. रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किचन की दे दो फ्रिज में से। 1 मिनट बेटा, होल्ड करना। हाँ जी, रूट रूट जब रूट के अंदर एक्स आ जाता है और जो एक्स होता है उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो वो हमारा इरेशनल फंक्शन बनता है। जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, समझ गए? जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सब इरेशनल फंक्शन होते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी। अब आगे Yes, आता है ma'am. एलजेब्रिक फंक्शन। एलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? जब आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अभी हमने ऊपर पढ़ा, विद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइंड है आपकी, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल में तो हमने एक्स रेज़ टू पावर एन तक ले लिया था। अब अगर आपकी नंबर डिफाइन है 3, 4, 5, तो फिर हम उसको एलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जब पॉलिनोमियल के नंबर डिफाइंड होते हैं, कहाँ तक है, वो क्वाड्रेटिक है, वो कांस्टेंट है, वो क्यूबिक है, ठीक है, तो वो हमारे फाइनाइट नंबर्स हैं, तो फिर हमारी एल्जेब्रिक फंक्शन बन जाता है। पॉलिनोमियल ही हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उसके नंबर ऑफ एन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए कि एन कितना है। समझ आ गई आपको? हम्म। Yes, ma'am. बेटा ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस आने हैं आपके। फिर थ्योरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एटसेट्रा, कोई भी जो है। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास इसका एक्स का एन डिफाइंड है, दूसरे का भी डिफाइंड है, तो ये हमारी अलजेब्रिक फंक्शन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आपने अलजेब्रा किया है ना, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी किए हैं हमने, है ना? Yes, ma'am. अब आता है, ये तो था आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैं एक बार फिर से रिव्यू करवा रही हूँ, आपने, मैं रिवर्स में चल रही हूँ। अलजेब्रिक फंक्शन किए, इरेशनल फंक्शन किए, रैशनल फंक्शन किए आपने, पॉलिनोमियल फंक्शन किया, इनवर्स फंक्शन किया, ओड एंड इवन फंक्शन किया, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन किया आपने, इसके अलावा एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन किया आपने,
सिंगल वैल्यू, मल्टी वैल्यू फंक्शन किया आपने, एंड कांस्टेंट फंक्शन किया। ये तो थे हमारे सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गए? यस मैम। अब हमने करना है इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होती है। अभी हमने पढ़ा था ना कि वो उसके डोमेन में होनी चाहिए वैल्यू। जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि x जो है उसका डोमेन जो है वो रेंज में होना चाहिए। द सेट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब हमारा फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, ये हमें क्लियर हो गया। अब x को हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन हमारा x होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जरूरी नहीं x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वही डोमेन होगा, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा y, उसको हम रेंज बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको ये चीज? आपको याद भी होगा जब हम इस तरह से इक्वेशन वो बनाते थे, लीनियर इक्वेशन का चार्ट, तो हम 2 को हम डोमेन कहेंगे, 4 को हम रेंज कहेंगे, 3 को डोमेन कहेंगे, 9 को हम रेंज कहेंगे। हाँ जी, समझ आ गई आपको? यस मैम। तो यस x मैम। की वैल्यू को बोलेंगे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जरूरी नहीं है। जब हमने पढ़ा इनवर्स फंक्शन में कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी हो सकता है x इज ए फंक्शन ऑफ y, तो वहां पर x आपका जो है वो डिपेंडेंट बन जाता है और y इंडिपेंडेंट बन जाता है। तो आपने ध्यान से देखना है, इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं तो डिपेंडेंट को हमने रेंज लेना है और इंडिपेंडेंट को हमने डोमेन लेना है। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ऐसे याद कर लो, डी से डिपेंडेंट है लेकिन इसका अपोजिट आएगा डोमेन। ठीक है, डी डी सेम नहीं आएंगे। तो इंडिपेंडेंट हमारा डोमेन है, डिपेंडेंट हमारा रेंज है। फॉर द स्क्वेयर्ड फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर हम इसके आंसर निकालते हैं तो देखो, हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की भी 1 आएगी, x की 2 रखते हैं तो y 4 आएगा, x 3 रखते हैं तो y 9 आएगा। इस तरह से पेयर बन गए आपके। ठीक है, तो यस ये मैम। वैल्यूज है आपकी x एंड y की। तो सेट वैल्यू -2 -1 0 1 2 3, कोई भी हम x की वैल्यू रखते हैं, ये सेट बन गया, यानी कि इंटीजर्स का सेट। तो ये सब डोमेन हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का सेट बन गया, तो ये आपका डोमेन सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? डोमेन सेट। ठीक है, और जब हम इसकी स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, तो y की वैल्यू माइनस में तो आ ही नहीं सकती, तो y तो प्लस से शुरू होएगा, 0 से शुरू होएगा, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला सेट जो होगा, ये हमारा क्या बनेगा? रेंज का सेट, रिप्रेजेंट रेंज ऑफ डिपेंडेंट। क्लियर हो गया? यस मैम। यस अगर मैं मैम। अब क्वेश्चन में, पेपर में ये क्वेश्चन डाल दूं कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख के उसके बाद ये लिखूं कि ये इसका डोमेन है, तो इसका रेंज बताओ, तो आपका रेंज ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। क्लियर? अब फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको फंक्शंस दिए हुए, आपको डोमेन बताने हैं, आपको रेंज बताने हैं। अब देखो यहाँ पर वो कह रहे हैं x -2 0 तो हो ही नहीं सकता, नीचे वाला जब 0 नहीं हो सकता तो x की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, यहाँ पर x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और -1 नहीं हो सकती। पहली बात तो ये समझ आ गई आपको, यस क्योंकि मैम। पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस। हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमने इसमें क्या निकालना है? डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। अब है एक्स स्क्वायर -4। अगर हम x की वैल्यू, f की वैल्यू 0 रखते हैं x की, तो ये -4 अपॉन -2 2 आ जाएगा। 1 रखते हैं तो -3 अपॉन -1 3 आ जाएगा। 3 रखते हैं तो 5 आ जाएगा। तो हर एक में आपने x की वैल्यू पुट करके 2 4 उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर भी है, कुछ भी रख सकते हैं, -2 -1 0 1, लेकिन 2 नहीं रख सकते। देखो इसने 2 स्किप कर दिया ना इसमें, ये बात ध्यान रखना। अगर पेपर यस। में ये चीज आ जाती है तो आपने यहाँ x को 2 नहीं लेना है। समझ आ गई? यस मैम। तो ये आप बाकी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। और रेंज क्या आएगी? देखो आपकी वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, अगर हम 0 रखते हैं तो 2 आ गई। ठीक है,
तो रेंज आपका कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, 4 नहीं आ सकता, 3 5 6, 4 नहीं लिया ना इसने। यस मैम। तो आपने यहाँ से देखा ना, 2 आ गई इसकी वैल्यू, 3 आ गई इसकी वैल्यू, 5 आ गई इसकी वैल्यू, 6 आ गई, और 1 -1 रखेंगे तो 1 आ गई। तो वही वैल्यूज जो आपकी आई, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वैल्यूज ये हो सकती है। क्योंकि 4 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद सीधा 5 आ गया, इसका मतलब 4 आ ही नहीं सकता। ठीक है ना, समझ आ गई आपको बेटा ये बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस तरह से आपने डोमेन और रेंज बताने हैं। तो रेंज जो है आपका 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, आर रियल नंबर। डोमेन आपको आप इस तरह से भी पेपर में लिख सकते हो, डोमेन इज रियल नंबर -2, यानी कि 2 को छोड़ के सारा रियल नंबर हम ले सकते हैं डोमेन में। और यहाँ पर रियल नंबर -4, 4 को छोड़ के इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. रेंज यस। रेंज को हम इस तरह लिखेंगे ना, r -4 आ गया, कोई भी रियल नंबर आ सकता है 4 को छोड़ के। ठीक है, यहाँ r -2 आ गया, r नहीं होना चाहिए था, यहाँ इंटीजर होना चाहिए था, क्योंकि इसने माइनस की वैल्यूज भी ली हैं। तो कोई भी इंटीजर या फिर r ले रहे हो तो यहाँ पर इसको रियल नंबर कोई भी 2 को छोड़ के, यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 4 नहीं हो सकता। क्लियर? यस मैम। Yes, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में हम 3 नहीं ले सकते x की वैल्यू, तो हम 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। ये देखो हर एक में यहाँ -1 आ गया, यहाँ -1 आ गया, 2 रखी तो भी -1 -1। तो डोमेन तो आपका सारे इंटीजर्स आ जाएंगे 3 को छोड़ के, इसने 3 स्किप कर दिया यहाँ पर। हाँ, ठीक है। तो यस मैम। डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर -3, ये रिप्रेजेंटेशन समझ आ रही है। और 3 को ब्रैकेट में लिखना है, सेट में, ऐसे सिंपल 2 नहीं लिखना, इसने ब्रैकेट में लिखा है ना, देखो ऊपर भी और नीचे भी। ब्रैकेट का मतलब होता है सेट। ठीक है, क्लियर? बात समझ आ यस रही मैम। है आपको बेटा? ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में मुश्किल कर सकती हैं, तो ध्यान से देखिए। रियल नंबर डोमेन आपका हो गया ऑल रियल नंबर -3। ठीक है, वेयर आर इज रियल नंबर, और रेंज आपकी -1 ही आ रही है, तो फिर एक ही सेट बनेगा रेंज पे। तो सबकी वैल्यू कुछ भी रखो, इसके आंसर -1 ही आ रहा है। ठीक है, समझ आ okay, गया ma'am. आपको बेटा? ठीक है, Yes, ma'am. यस अब मैम। देखो आपका फंक्शन थर्ड आता है। थर्ड में आपकी नीचे x -1 x +1, अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 और -1 आती है। तो इसका मतलब हमारी x की वैल्यू जो है वो 1 भी नहीं हो सकती और -1 भी नहीं हो सकती। क्लियर हो गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारा डोमेन तो सिंपल से हमें पता चल गया, ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ -1 एंड 1, -1 एंड 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर आप इसमें रख सकते हो। तो ये आपका डोमेन हो गया। Yes, ma'am. अब हमने रेंज निकालना है, पढ़े हैं उधर, पैकेट में कल लाए थे, उधर ड्रॉर में ऊपर में आधा। तो ये आपकी रेंज डोमेन आ गई। रेंज में कोई भी रियल नंबर आ सकता है, इसमें आप जब पुट करोगे तो 0 1 2 3 पुट करोगे तो सारी वैल्यूज आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है रेंज। आप निकाल लोगे, इसने निकालना नहीं है, आप अपने कॉपी पे निकाल के देख लेना 0 1 2 3 रख के, जैसे इसने पुट किए ना ऊपर वाले में। ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. तो Yes, ये हो ma'am. गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन है अगला, वो कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसकी डोमेन बतानी है। डोमेन में हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल में ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारे पास ये दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 7x + 12।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 4 3 जा 12 होता है और 4 और 3 7 होता है। इसने इसके फैक्टर बना दिए। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है कि x माइनस 3, अगर हम x की वैल्यू फ्रॉम द अबव इट कैन बी सेड दैट जो x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 3 से x शुड बी मोर देन 3 एंड लेस देन 4। समझ आ गई आपको? क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि x को हम 3 से छोटा रख देते हैं तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, तो फिर हमारा फंक्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए ना। समझ आइए आपको? Yes, नहीं ma'am. Yes, ma'am. देखो, इसने आगे बता भी दिया कि अगर हम x को पॉजिटिव ले लेते हैं, एक को पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे को नेगेटिव ले लें तो भी वो नेगेटिव बन जाएगा। तो हमें तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि अगर Yes, इसकी ma'am. वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, और इमेजिनरी नंबर जो है वो हम नहीं लेंगे, ना ही हम 0 लेंगे। तो इसलिए x की वैल्यू 4 एंड 3, इसके लिए ये 0, अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो भी ये 0 बन जाएगा, 3 लेंगे तो भी 0 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना है। इसने कहा है कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखना है। समझ आ गई? ये बात समझ आई आपको? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. इसको छोड़ के इसको छोड़, हाँ जी, हाँ हाँ, आज तो मैंने ऑफिस जाना है अपने भाई। तो फिर इसकी वैल्यू जो है डोमेन है। डोमेन मतलब आपका डोमेन जो है वो इस वैल्यू को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वैल्यू। अब समझ आ गई आपको? Yes, कई ma'am. बार बच्चे पेपर में ये क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लग जाते हैं। हमने सॉल्व नहीं करना होता, उसने हमारे से सिर्फ डोमेन पूछा है। और डोमेन की कंडीशन ये है कि जो नीचे वाली वैल्यू है आपकी, ये ना तो माइनस में होनी चाहिए और ना ही ये 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा, क्योंकि रूट है, माइनस में इसलिए नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो हमें करना क्या है, पहले ये देखना है ये कौन सी पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल हमारी क्वाड्रेटिक है। हम क्वाड्रेटिक को हमने सॉल्व किया, उससे देखा कि अगर हम कौन कौन सी वैल्यू से ये माइनस बनता है। उसका हमें पता चला कि अगर हम x की वैल्यू 3 से कम रखते हैं, मान लो 2 रखते हैं, तो वो -1 बन गया। फिर चाहे दूसरा पॉजिटिव भी हो तो भी वो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए ये भी x जो है 4 से वो होना चाहिए। तो इसलिए अगर 4 से छोटा होता है और 3 से बड़ा होता है तो भी वो नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए हमारी वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी ये है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के लिए ना तो वो 3 होना चाहिए ना वो 4 होना चाहिए। तो इसलिए इस इक्वेशन में हमने इक्वल टू डाल दिया। तो इसको छोड़ के हमारा ऑल रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर्स आर माइनस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, आर माइनस सेट ऑफ दिस। इन वैल्यूज को छोड़ के हमारी एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. हाँ जी Yes, बच्चों। ma'am. अब आगे आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो इस तरह की बार में आती है। बार में मतलब इसके अंदर अगर माइनस भी लेंगे तो वो प्लस बन जाएगा, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको। रियल नंबर ए में भी इधर ए इज इक्वल टू 0 और ए इज मोर देन 0 और ए इज लेस देन 0। रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 0, मोर देन 0, लेस देन 0। ये कर दो, इसको छोड़ दो, देती हूँ। The absolute value or modules of A denoted by module of A is defined is equal to A. For A more than 0 minus A अगर है तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। बस आपने इतना लिखना है।
क्योंकि मॉड्यूलो ऑफ ए चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो वो प्लस में आ जाता है। ये आपको पता है कि नहीं पता? यस मैम। हाँ जी बेटा। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर ए से 0 से बड़ा है तो वो प्लस ए आएगा, और अगर 0 से छोटा है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? यस मैम। ये Yes, आपका ma'am. एब्सोल्यूट नंबर हो गया। ठीक है। हाँ जी बेटा। रमन, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस मैम। आपने हैंड। मैम आवाज आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी। मैम ਜਿਹੜਾ 13 ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਮੈਮ 4 ਹੈਗਾ 4 ਕਿਵੇਂ ਆ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਜੀ? कौन सा कह रहे हो आप? 13 ये वाला इलस्ट्रेशन। यस मैम। 14 में 13 कह रहे हो? मैम। 13 हैं? मैम 13 इलस्ट्रेशन जी। 13 में कह रहे हो? यस मैम। अच्छा। -4 है, 4 को छोड़ के है ना। देखो बेटा, आपने जब इसकी वैल्यू रखी, आपने पहले 0 रखा तो 2 आया, 1 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 5 आया, तो 4 कैसे आएगा? क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता। 4 तब आएगा जब आपकी x की वैल्यू 2 होगी, और 2 आप रख नहीं सकते। मैम इधर डोमेन ਵਿੱਚ 4 आया है। डोमेन में 4 आएगा ना। डोमेन में 4 तो, डोमेन में तो कुछ भी रख सकते हो। डोमेन में तो 2 को छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो ना बेटा। रेंज में 4 को छोड़ ओके के मैम। कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ओके मैम। यस मैम। अब आगे आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने बोला था कि जब रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, और इसको हम आइटा बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अ नंबर ए प्लस बी आइटा और ए माइनस बी आइटा, ये दोनों आपके इमेजिनरी नंबर हैं, लेकिन ए और बी इसमें रियल नंबर है। ठीक है। इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। और आइटा की वैल्यू जो है वो -1 होती है रूट के अंदर। द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा। समथिंग वेंट रॉन्ग।
मैम थोड़ी आवाज नहीं आ रही जी।
हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है अब? यस मैम। नेटवर्क बंद हो गया था, पता नहीं कोई इशू हो गया था, फोन से कनेक्ट किया। 1 मिनट। तो देखिए हम 15th एग्जाम्पल पे थे। इफ एक्स स्क्वायर y is equal to x square plus 4 is a function under consideration। अब y आपको जीरो करना है, y जीरो करना है तो x स्क्वायर -4 हो जाएगा, और x जो है वो प्लस माइनस रूट में -4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, हम 2 को बाहर ले सकते हैं, पर -1 को बाहर नहीं ले सकते, वो -1 आ जाएगा। तो ये +-2 आयोटा आ गया, और जहां पर अंडर रूट में -1 होता है, -1 की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा की वैल्यू हमेशा -1 रूट में होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हुज रियल पार्ट इज 0, क्योंकि रियल पार्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। जब यहाँ पर कुछ भी रियल पार्ट नहीं होता है तो वो 0 ही होता है, और इमेजिनरी पार्ट आपका +-2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? आपसे पेपर में यस इस मैम। तरह से पूछा जा सकता है कि y इज इक्वल टू x² + 4 है, तो पहले तो बताइए ये किस तरह का फंक्शन है। तो आपको देख के तो लगेगा वेयर y इज इक्वल टू 0 भी गिवन होगा, तो y 0 है तो फिर आपको पहले तो ये बताना है कि इमेजिनरी फंक्शन है। फिर आपको इसका ये भी पूछा जा सकता है कि इसका रियल पार्ट बताइए एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट बताइए। तो रियल पार्ट इसका 0 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट +-2। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है, एफ की वैल्यू 2 0 -3 दी हुई है। अगर मैं एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 पर पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा, 0 पुट करती हूँ तो 1 आएगा, -3 पुट करती हूँ तो 28 आएगा, और कुछ भी नहीं है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 17 भी आपका ऐसा है, वहां पर x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपको, ठीक है। कैन y बी रिगार्डेड एज फंक्शन ऑफ x? अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ, 4 2 8 -1, तो फिर हमें इसका आंसर आ जाएगा, तो हम कहेंगे यस ये हो सकता है, ठीक है। अगेन x को 0 पुट करोगे तो y -1 आ जाएगा, x को -1 पुट करोगे तो y -5 आ जाएगा। तो इट मीन्स -5 इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू x की हो सकती है, डोमेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डोमेन आपका फिर ये आ गया। अब इसमें आपसे डोमेन पूछा गया ना आपका, ये डोमेन बन जाएगा इसमें। क्लियर हो गया आपको? 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। पहला है कि क्या ये इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, तो हम कहेंगे यस कह सकते हैं। x इज इक्वल टू 2 के लिए इसकी वैल्यू पूछते हैं तो आंसर 7 आएगा। और अगर इसके अलावा वो पूछते हैं कि डोमेन बताओ इसका, तो डोमेन आपका -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गई आपको ये बात? हाँ जी यस मैम। बेटा। यस मैम। अब अगला वो कह रहा है फंक्शन जो है x प्लस मॉडुलस ऑफ x है, तो आपने शो करना है कि ये इक्वल नहीं है अगर हम 3 या -3 रखते हैं। क्योंकि हम +3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, -3 रखते हैं तो ये तो माइनस का रहेगा लेकिन मॉड्यूल वाला प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वो दोनों इक्वल है ही नहीं, यही प्रूव करना था हमने। और जब दोनों इक्वल नहीं होते तो हम इसको इवन फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब आगे आपके एग्जाम्पल हैं, आप खुद करेंगे सारे एग्जाम्पल आज, और फिर कोई डाउट होगा तो हम कल पूछेंगे। अभी हमने फंक्शंस किए हैं, आगे आ जाता है लिमिट, ठीक है। कैलकुलस इज बेस्ड इन जनरल ऑन द आइडिया ऑफ लिमिट। At present this idea, including its related concepts, continuity to mention will be discussed। इसके बाद हम कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे। अभी हम लिमिट पढ़ रहे हैं, पहले हमने फंक्शन पढ़ा। अब लिमिट क्या होता है? लिमिट का मतलब है जो आपका रेंज है, जो आपकी एक्स की वैल्यू है, वो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी हम लिमिट सेट कर देते हैं। लिमिट का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। तो इसमें जैसे अगर आपको ये कह दिया x टेंड्स टू a, तो इसका मतलब
numerical difference between present value of x and a can be made less than any positive quantity, however small. We say x tends to a and is written as x limit a. यहाँ पर क्या मतलब हुआ? When the difference, जब लिमिट आपको दे दी टेंड्स टू a का मतलब हो गया कि x माइनस a का जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे तो वो जो है दोनों की जो डिफरेंस है कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए तो हम कह सकते हैं कि आप x टेंड्स टू a। इसी तरह x टेंड्स टू 0 में क्या होगा? goes on decreasing numerically and can be made numerically less than any positive quantity, however small. We say x tend to 0, meaning x tend to infinity where x goes to increasing. देखो 0 में उसने decreasing बोला है और infinite में उसने increasing बोला है, and can be made greater than, यहाँ रिवर्स लिखा है उसमें लेस देन लिखा है, यहाँ can be made greater than any positive quantity, however large. जब हम लेस देन लिखते हैं तो वहां however small करते हैं डिक्रीजिंग में, जब इंक्रीजिंग में जा रहा है तो however large, we can say x tend to infinity. तो ये तीनों आपने याद करने हैं, डेफिनेशंस हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। अब आते हैं मैम नेबरहुड। हाँ जी, हाँ जी बेटा। फर्स्ट डेफिनेशन बता दो। हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ। देखो वो कहता है डिफरेंस x माइनस ए। जब a, देखो या तो आपको वो पूछेगा 0 या पूछेगा इनफाइनाइटी, ए या ए मतलब कोई भी रियल नंबर। समझ आ गई ये बात? यस मैम। तीन चीजें होगी ना। ए का मतलब इंटीजर कह सकते हो आप, माइनस प्लस कोई भी वैल्यू हो सकती है की, एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 उसने अलग ले लिया, इनफाइनाइट अलग ले लिया। अब इनका न्यूमेरिकल डिफरेंस जब हम निकालेंगे बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड ए कैन बी मेड लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव से नीचे भी हो सकती है क्योंकि मॉड्यूलस हो जाएगा तो वो अपने आप ही पॉजिटिव। अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ और a 5 है तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया मॉड्यूलस के अंदर, वो तो मॉड्यूलस की वजह से +3 बन जाएगा। तो हम x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं ना, ठीक है? यस यस मैम। इसलिए उसने लिख दिया लेस देन एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई भी ले सकते हैं। हाउएवर स्मॉल, जितनी मर्जी छोटी वैल्यू हम उसकी ले सकते हैं। वी से x टेंड टू a, रिटन एज x टेंड टू a का को एरो से लिखते हैं। समझ आ गई? अब यस मैम। फिर एक 0 आ गई, एक इनफाइनाइट आ गई। अब आगे वो कहता है नेबरहुड और प्रॉक्सिमिटी ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड क्या होता है या प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ऑलमोस्ट, वहीं पर आसपास। समझ आ गई कि नहीं? जैसे हम किसी का एड्रेस यस मैम। बताते हैं, हम कहते हैं ना वो वाले स्कूल के पास है उनका घर ना, वो वाली कोई एक मेन हम बता देते हैं ना, कोई लैंडमार्क जिसको बोलते हैं कि उसके आसपास है, तो वो नेबरहुड या प्रॉक्सिमिटी हो जाता है ना। क्लियर? तो यस मैम। लेट सी बी एनी रियल नंबर, देन एनी ओपन इंटरवल अराउंड सी इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ सी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब नेबरहुड के लिए इसने ब्रैकेट को बंद नहीं किया, बाहर की तरफ ओपन किया, देख रहे हो आप? यस मैम। यानी कि वो सी के आसपास है, सी के उस ब्रैकेट के अंदर नहीं है। दोनों ब्रैकेट अपोजिट साइड में खुली है ना। यस देख, मैम। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है बेटा, ये प्रॉक्सिमिटी का साइन है। क्लियर? ओके मैम। तो x माइनस ई और सी प्लस ई शुड बी मोर देन 0। ई इज एन एलिमेंट, जैसे हम उसमें पढ़ते थे सेट थ्योरी में। तो इसका मतलब वो जो सी है, इंटरवल अराउंड सी से थोड़ा कम भी हो सकता है, सी से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है? ओके। तो इसको यस हम मैम। यस मैम। पढ़ेंगे कैसे? इज द नेबरहुड ऑफ सी, यानी कि सी का नेबरहुड है, प्रॉक्सिमिटी है। क्लियर?
तो नेबरहुड ऑफ सी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Any neighborhood from which the point C is excluded is called deleted neighborhood of C। अगर हम इसमें से कोई चीज एक्सक्लूड कर देते हैं आसपास की, कि ये इतना नहीं हो सकता, ये नहीं है, बाकी उसके आसपास ये है, इसको छोड़ देना, तो जब हम किसी वैल्यू को छोड़ देते हैं, डिलीट कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो उसके नेबरहुड से हम डिलीट कर रहे हैं। क्लियर हो गई? Sir, हाँ जी, एक दिन learning कुछ मिलता। कुछ कह रहे हो बेटा? कोई कुछ कहना चाह रहा है आप में से? ओके, सो अब वो कहता है ज्योमेट्रिकली इट मींस सेट ऑफ दोज पॉइंट्स विच आर विद इन द इनफाइनेटली स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम सी और ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अप एंड डाउन दोनों साइड, एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट सी। सी को खुद को छोड़ देना है, क्योंकि खुद सी खुद का नेबर नहीं हो सकता ना। समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट क्या है? वो कहता है अ नंबर 1 इज सेड टू बी द लिमिट ऑफ फंक्शन x टेंड्स टू a, written as x tends to a, fx is equal to 1 if the function is defined as single value in the deleted neighborhood of a। मतलब सिंगल वैल्यू है, बाकी सब छोड़ दो। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब आसपास कुछ नहीं है, सीधा 1 ही है, आपका सीधा वहीं पहुंचना है। क्लियर? Yes, ma'am. और अगर ऐसे लिख दें फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर ऑफ ई हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर यूजली डिपेंडेंट अपॉन ई। तो ये पॉजिटिव नंबर इसने इस साइन में लिख दिया, डॉलर की तरह है जो ये। एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू ई, यानी कि वो उसके छोटा भी हो सकता है थोड़ा सा, तो उसके आसपास है, तो एग्जैक्ट ई नहीं है, उसमें नेबरहुड को उसने डिलीट नहीं किया, तो ये आपका आ गया। एफ एक्स का फंक्शन आपका एक्स है, एक्स माइनस ए की वैल्यू 1 है, तो दैट इज 0 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव है, मॉडुलस के अंदर है, और इससे छोटा हो सकता है। फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx is that may exist even if the function is not defined। sometimes both things may happen। the function is defined भी हो सकता है and not defined में फिर वो लिमिट आ जाती है। तो लिमिट आपकी बोथ साइड हो सकती है, उसके लेफ्ट भी हो सकता है थोड़ा सा कम, और राइट भी हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा। द वेरिएबल पॉइंट x कैन अप्रोच a either from left hand side or right hand। these respective approaches are indicated by writing। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो माइनस का a का साइन आएगा, प्लस साइड लेंगे तो प्लस का a का साइन आएगा। क्लियर हो गया ये? Yes, ma'am. तो लिमिट f माइनस a में L1 आ गया, यहाँ L2 आ गया। वी कैन से एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली इफ, अगर दोनों सेम होंगे, मतलब हमें दो वैल्यूज पुट करनी है, प्लस में भी माइनस में भी, और फिर हम उसकी दोनों की वैल्यूज अगर सेम आती है तो फिर हम कह सकते हैं f इज ए फंक्शन ऑफ a।